बड़ी सोच का बड़ा जादू। अध्याय 12। लक्ष्य बनाएं, सफल बने। इंसान ने जितनी भी तरक्की की है लक्ष्य बनाकर की है। हमारे जितने भी आविष्कार हुए हैं वे चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो या किसी और क्षेत्र में हो, वे सभी इसी कारण संभव हुए हैं क्योंकि उन्हें हासिल करने का लक्ष्य बनाया गया था। बिजनेस में सफलता भी अक्सर इसलिए मिलती है क्योंकि उसे हासिल करने का टारगेट बनाया गया था। उपग्रह धरती के चारों तरफ अपने आप चक्कर नहीं लगा रहे हैं, बल्कि इसलिए चक्कर लगा रहे हैं क्योंकि वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष को जीतने का लक्ष्य बनाया था। लक्ष्य का मतलब है उद्देश्य। लक्ष्य सपने से ज़्यादा होता है क्योंकि लक्ष्य का मतलब है सपने पर काम करना। लक्ष्य सबसे ज़्यादा स्पष्ट होता है। काश मैं यह कर सकता। लक्ष्य बहुत ही स्पष्ट होता है, मैं इसकी तरफ बढ़ रहा हूँ। जब तक लक्ष्य नहीं बनाया जाता तब तक कुछ भी हासिल नहीं होता, तब तक उसकी तरफ कदम नहीं बढ़ाए जा सकते। लक्ष्यों के बिना व्यक्ति जीवन में इधर उधर भटकता रहता है, वह लड़खड़ाता रहता है और कभी यह नहीं जान पाता कि वह कहाँ जा रहा है, इसलिए वह कहीं भी नहीं पहुँच पाता। लक्ष्य सफलता के लिए उसी तरह जरूरी है जिस तरह जीवन के लिए हवा जरूरी है। कोई भी बिना लक्ष्य के सफल नहीं हुआ, कोई भी बिना हवा के जीवित नहीं रहा। इसलिए आप अच्छी तरह अपने लक्ष्य को तय कर लें कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं। डेव महीने कभी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में $25 प्रति सप्ताह की नौकरी किया करते थे। 27 वर्ष की उम्र में वे एजेंसी के वाइस प्रेसिडेंट बन गए और 33 वर्ष की उम्र में वे गुड ह्यूमर कंपनी के प्रेसिडेंट बन गए। लक्ष्यों के बारे में उनका कहना था, महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आप कल क्या थे या आप आज क्या हैं, बल्कि महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आप कल कहाँ पहुँचना चाहते हैं। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आप कल क्या थे या आप आज क्या हैं, बल्कि महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आप कल कहाँ पहुँचना चाहते हैं। अच्छी कंपनियां अगले 10 से 15 साल के लक्ष्य बनाकर चलती हैं। सफल बिजनेसमैन को खुद से यह सवाल पूछना ही पड़ता है, आज से 10 साल बाद हम अपनी कंपनी को कहाँ देखना चाहते हैं। फिर वे उसके हिसाब से अपनी योजना बनाते हैं। कई मशीनें लगाई जाती हैं ताकि उत्पादन की क्षमता बढ़ सके, आज की ज़रूरत के हिसाब से नहीं, बल्कि आज से 5 या 10 साल बाद की ज़रूरत के हिसाब से। ऐसे उत्पादों को विकसित करने के लिए शोध किया जाता है जो 10 साल से पहले बाजार में नहीं उतर पाएंगे। आधुनिक कंपनियां भविष्य को किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ती। क्या आपको ऐसा करना चाहिए? हम में से हर व्यक्ति सफल कंपनियों से यह महत्वपूर्ण सबक सीख सकता है। हमें कम से कम 10 साल बाद तक की योजना बना लेनी चाहिए। आप 10 साल बाद अपनी जो इमेज बनाना चाहते हैं, आपको सबसे पहले तो अभी वह इमेज सोच लेनी चाहिए। यह एक बेहद महत्वपूर्ण विचार है। कोई कंपनी जो अच्छी तरह भविष्य की योजना नहीं बनाती, वह यूं ही चलती रहेगी। यह बीच में दिवालिया भी हो सकती है। इसी तरह जो व्यक्ति लंबे लक्ष्य तय नहीं कर पाता, वह भी जिंदगी की भूल भुलैया में यूं ही भटकता रहेगा। बिना लक्ष्यों के हमारा विकास नहीं होता। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ कि लंबी दूरी के लक्ष्य से सफलता किस तरह मिलती है। अभी पिछले हफ्ते एक युवक, मैं इसे FB कहना चाहूँगा, उस अपने करियर की समस्या लेकर मेरे पास आया। FB सभ्य और समझदार दिख रहा था। वह कुंवारा था और उसके 4 साल पहले ही अपना कॉलेज पूरा किया था। हमने उसके कामकाज, शिक्षा, उसकी योग्यताओं और उसकी सामान्य पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा की। फिर मैंने उससे कहा, आप मुझसे नौकरी बदलने के बारे में सलाह लेने आए हैं, आप किस तरह की नौकरी चाहते हैं? उसने कहा, यही तो मैं आपसे पूछने आया हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करना चाहता हूँ। उसकी समस्या बहुत ही आम समस्या है, परंतु मैंने महसूस किया कि इस व्यक्ति की मदद करने का यह तरीका नहीं है कि मैं इसे कई संभावित नियोक्ताओं से मिलवा दूं। करियर चुनने में गलती करके उसने
सीखना कोई अच्छा तरीका नहीं है। चूँकि करियर की संभावनाएं दर्जनों होती हैं, इसलिए सही नौकरी मिलने के अवसर भी दर्जनों में से एक होते हैं। मैं जानता था कि मुझे एफबी को यह एहसास कराना होगा कि किसी जगह अपना करियर बनाने से पहले उसे पहले यह जानना पड़ेगा कि उसकी मनचाही जगह कौन सी है। इसलिए मैंने कहा, अब आप एक अलग नज़रिए से अपने करियर प्लान को देखें। क्या आप मुझे बताएंगे कि आज से 10 साल बाद आप अपनी कैसी इमेज देखना चाहते हैं? एफबी ने काफ़ी सोच विचार कर कहा, मैं समझता हूँ कि मैं वही चाहता हूँ जो हर व्यक्ति चाहता है, एक अच्छी सी नौकरी जिसमें अच्छी तनख्वाह मिलती हो और एक अच्छा सा घर। सच कहूँ तो मैंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। मैंने उसे आश्वस्त किया कि यह बिल्कुल संभाविक है। फिर मैंने उसे बताया कि करियर चुनने की उसकी शैली वैसी ही थी जैसे हम किसी एयरलाइन टिकट काउंटर पर जाएं और कहें, मुझे एक टिकट दे दीजिए। टिकट बेचने वाले आपकी कोई मदद नहीं कर सकते जब तक कि आप उन्हें यह न बताएं कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा, और मैं तब तक नौकरी ढूंढने में आपकी मदद नहीं कर सकता जब तक कि आप मुझे यह बता दें कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं। आप और सिर्फ आप ही मुझे यह बता सकते हैं कि आपका लक्ष्य क्या है। इससे एफबी सोचने पर मजबूर हो गया। अगले 2 हफ्तों तक हमने अलग अलग नौकरियों के अच्छे बुरे पहलुओं पर विचार करने के बजाय लक्ष्य निर्धारित करने के बारे में विचार किया। एफबी ने करियर प्लानिंग का महत्वपूर्ण सबक सीख लिया। शुरू करने से पहले जान लें आप कहाँ जाना चाहते हैं। सफल कंपनियों की तरह आगे की योजना बनाएं। एक तरह से आप भी किसी कंपनी की तरह हैं। आपकी योग्यताएं, आपकी प्रतिभा, आपकी दक्षताएं आपके उत्पाद हैं। आप अपने उत्पादों को विकसित करना चाहते हैं ताकि आपको मिल सके। भविष्य की योजना बनाने से ऐसा करना संभव है। यहाँ 2 कदम सुझाए जा रहे हैं जो आपकी मदद करेंगे। पहले तो अपने भविष्य को 3 खंडों में बांट दें, काम, धंधा, घर और समाज। अपने जीवन को खंडों में बांट देने से आप दुविधा में नहीं पड़ेंगे, आप अतिरिक्त संघर्ष की समस्या से बच सकेंगे और आप अपने भविष्य की पूरी तस्वीर देख सकेंगे। दूसरी बात, अपने आप से इन सवालों के स्पष्ट सुनिश्चित जवाब पूछें। मैं अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहता हूँ? मैं क्या बनना चाहता हूँ? मैं चीज़ से मुझे संतुष्टि मिलेगी। मदद के लिए नीचे दी गई प्लानिंग गाइड का प्रयोग करें। आज से 10 साल बाद की मेरी इमेज, 10 साल की प्लानिंग गाइड। काम धंधे का खंड, आज से 10 साल बाद। नंबर 1, मैं कितनी आमदनी हासिल करना चाहता हूँ। नंबर 2, मैं अपने पास कितनी जिम्मेदारी चाहता हूँ। नंबर 3, मैं कितनी सत्ता, कितना अधिकार चाहता हूँ। नंबर 4, अपने काम धंधे से मैं कितनी प्रतिष्ठा चाहता हूँ। घर का खंड, आज से 10 साल बाद। नंबर 1, मैं अपने परिवार को किस तरह का जीवन स्तर देना चाहता हूँ। नंबर 2, मैं किस तरह के घर में रहना चाहता हूँ। नंबर 3, मैं किस तरह से छुट्टियाँ बिताना चाहता हूँ। नंबर 4, मैं अपने बच्चों की शुरुआती वयस्क सालों में मैं उनकी कितनी आर्थिक मदद करना चाहता हूँ। सामाजिक खंड, आज से 10 साल बाद। नंबर 1, मेरे पास किस तरह के दोस्त होने चाहिए। नंबर 2, मैं किन सामाजिक समूहों से जुड़ना चाहता हूँ। नंबर 3, मैं किन संस्थाओं का लीडर बनना चाहता हूँ। नंबर 4, मैं किन सामाजिक समस्याओं को दूर करने की पहल करना हूँ। कुछ साल पहले मेरे पुत्र ने जोर देकर कहा कि मैं उसके साथ मिलकर उसके कुत्ते के पिल्ले के लिए एक डॉग हाउस बनवाऊँ। मेरा पुत्र पीनट का नाम के इस पिल्ले से बहुत प्रेम करता था और उसे इस पर नाज था। पुत्र का उत्साह देखकर उसके लगातार आग्रह को ठुकरा नहीं पाया और इस तरह हम दोनों पीनट का घर बनाने में जुट गए। कारपेंटरी की हम दोनों की समझ कुल मिलाकर 0 थी और जो घर बना वह इस बात का सबूत था। कुछ समय बाद मेरा एक दोस्त आया
और हमारे इस डॉग हाउस को देखने के बाद उसने पूछा, तुम लोगों ने पेड़ पर यह क्या लटका रखा है? कहीं यह डॉग हाउस तो नहीं है? मैंने हाँ में जवाब दिया। फिर उसने हमारी कुछ गलतियों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया और पूरी बात को सारांश में इस तरह कहा, तुम लोगों ने कोई योजना नहीं बनाई। आजकल कोई बिना ब्लूप्रिंट के डॉग हाउस नहीं बनाता। और कृपया जब भी आप अपने भविष्य की कल्पना करें तो बड़ी कल्पना करने से ना घबराएं। आजकल लोगों को उनके सपनों के आकार के हिसाब से जाता है। कोई भी व्यक्ति जितना हासिल करना चाहता है उससे ज़्यादा हासिल नहीं कर पाता। इसलिए हमेशा अपने भविष्य के सपनों को बड़ा रखें। नीचे एक व्यक्ति के जीवन की योजना शब्द बताई गई है, इसे पढ़ें। किस तरह उसने अपने भावी घर का लक्ष्य बनाया, यह देखें। जब उसने यह लिखा होगा तब निश्चित रूप से वह अपने भविष्य के घर को देख रहा होगा। मेरे घर का लक्ष्य गांव में होगा। घर सदर्न मैनर स्टाइल का होगा, 2 मंजिला, सफ़ेद कॉलम इत्यादि। चारों तरफ फेंसिल होगी और शायद वहाँ पर फिश पाउंड भी होगा, क्योंकि मेरी पत्नी और मुझे फिश पकड़ने का शौक है। हम अपने डॉबरमन के लिए जो घर बनाएंगे वह घर के पिछवाड़े बनाएंगे। मैं हमेशा से चाहता हूँ कि मेरे घर में एक लंबा सा ड्राइववे हो जिसके दोनों तरफ पेड़ लगे हों, परंतु मैं जानता हूँ कि मकान और घर में अंतर होता है। जरूरी नहीं है कि हर मकान घर भी हो। मैं अपने मकान को घर बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। यह ध्यान रखूँगा कि यह खाने और सोने की जगह से ज़्यादा कुछ बने। हम अपनी योजना बनाते समय ईश्वर को ले हैं। हम चर्च की गतिविधियों में एक निश्चित राशि दान में देंगे। आज से 10 साल बाद मैं अपने परिवार को दुनिया की सैर पर ले जाना चाहूँगा। इसके पहले कि हमारा परिवार शादी ब्याह कारण तितर बितर हो जाए, मैं ऐसा करना चाहता हूँ। अगर हमारे पास एक साथ पूरी दुनिया की सैर पर जाने का समय नहीं होगा तो हम इसे 4-5 अलग अलग छुट्टियों में बांट लेंगे और हर साल दुनिया के एक हिस्से की यात्रा करेंगे। स्वाभाविक रूप से मेरे घर के खंड की ये सारी योजनाएं इस बात पर निर्भर करती हैं कि मेरे काम धंधे के खंड में मुझे कैसी सफलता मिलती है। इसलिए अगर मैं यह सब हासिल करना चाहता हूँ तो मुझे सफल होना ही पड़ेगा। यह योजना 5 साल पहले लिखी गई थी। तब उस व्यक्ति के पास 2 छोटे स्टोर्स थे। आज वह 5 स्टोर का मालिक है और उसने देहात में 17 एकड़ जमीन भी खरीद ली है, जहाँ वह अपना घर बनाने जा रहा है। वह अपने लक्ष्य की तरफ रहा है। आपके जीवन के तीनों खंड आपस में जुड़े हुए हैं। हर एक की सफलता किसी न किसी हद तक एक दूसरे पर निर्भर करती है, परंतु जो खंड बाकी सभी खंडों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है वह है आपका काम धंधे वाला खंड। हजारों साल पहले जिस मुफा नामक का घरेलू जीवन सुखद होता था और जिसे सर्वाधिक सामाजिक सम्मान मिलता था, वह शिकारी के रूप में सबसे सफल हुआ करता था। सामान्य तौर पर यही बात आज भी सही है। हम अपने परिवारों को जो जीवन स्तर देते, हमें जो सामाजिक सम्मान मिलता है, वह काफ़ी हद तक काम धंधे के खंड में हमारी सफलता के कारण मिलता है। कुछ समय पहले मैकेंजी फाउंडेशन फॉर मैनेजमेंट रिसर्च ने व्यापक सर्वेक्षण करवाया ताकि यह जाना जा सके कि एग्जीक्यूटिव बनने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी गुण कौन सा है। बिजनेस, सरकार, विज्ञान और धर्म के लीडर्स से सवाल पूछे गए। हर बार अलग अलग तरीकों से इन शोधकर्ताओं को एक ही जवाब मिला। एग्जीक्यूटिव की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता इसकी आगे बढ़ने की प्रबल इच्छा होती है। जॉन वानामेकर की सलाह याद रखें, कोई व्यक्ति जब तक अपने काम में अपने आप को झोंक नहीं देता तब तक वह महान काम नहीं कर पाता। अगर इसका सही दोहन किया जाए तो प्रबल इच्छा में अनंत शक्ति है। इच्छा का अनुसरण करने की असफलता वह न करना जो आप करना चाहते हैं, औसत दर्जे की जिंदगी या असफलता का रास्ता है।
मुझे एक कॉलेज के अखबार के बेहद प्रतिभाशाली युवा लेखक के साथ हुई चर्चा याद आती है। इस युवक में प्रतिभा थी। अगर किसी व्यक्ति में पत्रकारिता के करियर में सफल होने का मादा था तो वह यही व्यक्ति था। उसके ग्रेजुएशन के कुछ समय पहले मैंने उससे पूछा, डैन तुम अब क्या करोगे? पत्रकारिता के करियर में जाओगे? डैन ने मेरी तरफ देखा और कहा, अरे नहीं, मुझे लिखना और रिपोर्टिंग करना बहुत पसंद है और मुझे कॉलेज के अखबार में काम करने में बहुत मज़ा भी आता है, परंतु पत्रकारों की कमाई थोड़ी सी होती है और मैं भूखे नहीं मरना चाहता। इसके बाद मैं 5 साल तक डैन से नहीं मिला। फिर एक शाम को वह मुझे न्यू ऑर्लियंस में मिला। डैन किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में असिस्टेंट पर्सनल डायरेक्टर के रूप में काम कर रहा और उसने मुझे जल्दी ही बता दिया कि वह अपने काम में संतुष्ट नहीं है। मेरी तनख्वाह तो अच्छी है, मेरी कंपनी भी अच्छी है और जहाँ तक जॉब सिक्योरिटी का सवाल है वह मेरे पास है, तो इस काम में मेरा दिल नहीं लगता। अब मैं सोचता हूँ कि काश कॉलेज के बाद मैंने किसी प्रकाशक के यहाँ या किसी अखबार में काम किया होता। डैन के रवैये से बोरियत और अरुचि साफ झलक रही थी। वह हर चीज़ में बुराई देख रहा था। जब तक वह अपनी नौकरी छोड़कर पत्रकारिता में नहीं जाएगा, इसे इसकी मनचाही सफलता हासिल नहीं हो पाएगी। सफलता में पूरे मन से प्रयास की जरूरत होती है और आप किसी काम में पूरा मन तभी लगा सकते हैं जब आप उसे पसंद करते हों। अगर डैन ने अपना मनपसंद काम किया होता तो वह आज अखबार की दुनिया में काफ़ी ऊपर होता और लंबे समय में उसे आज से ज़्यादा पैसा और मानसिक संतोष मिल रहा होता। अपने नापसंदी के काम को छोड़कर अपना मनपसंद काम करना वैसा ही है जैसे 10 साल पुरानी कार में 500 हॉर्स पावर की मोटर लगा दी जाए। हम सभी में इच्छाएं होती हैं, हम सभी सपने देखते हैं कि हम सचमुच क्या करना चाहते हैं, परंतु हम में से बहुत कम लोग ही वास्तव में अपनी इच्छाओं का कहना मानते हैं। इसके बजाय हम अपनी इच्छाओं का गला घोट देते हैं। सफलता की हत्या करने के लिए हम 5 तरह के हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। इन हथियारों को नष्ट कर दें क्योंकि ये हथियार खतरनाक है। नंबर 1, खुद को। आपने दर्जनों लोगों को यह कहते सुना होगा, मैं डॉक्टर या एग्जीक्यूटिव या कमर्शियल आर्टिस्ट या बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझ में इतनी प्रतिभा नहीं है। अगर मैंने कोशिश की तो मैं सफल नहीं हो पाऊँगा, मेरे पास शिक्षा और या अनुभव की कमी है। कई युवक युवतियाँ की छुरी से अपनी इच्छा को मार देते हैं। नंबर 2, सुरक्षा की बीमारी। जो लोग कहते हैं मैं जहां हूं वहीं सुरक्षित हूं, वे अपने सपनों की हत्या करने में सुरक्षा के हथियार का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3, प्रतियोगिता। इस क्षेत्र में पहले से ही बहुत सारे लोग हैं। यहाँ तो लोग एक के ऊपर एक खड़े हुए हैं, जैसे विचार भी इच्छा को तत्काल मार देते हैं। नंबर 4, माता पिता के आदेश। मैंने सैकड़ों बच्चों को अपना करियर चुनते समय यह कहते सुना, मन तो दूसरा करियर चुनने का था, परंतु मेरे माता पिता ने मुझसे यह करियर चुनने के लिए कहा, इसलिए मैंने इसे ही चुन लिया। ज़्यादातर माता पिता अपने बच्चों को जानबूझकर यह आदेश नहीं देते कि उन्हें क्या करना चाहिए। यह बुद्धिमान माता पिता अपने बच्चों को जिंदगी में सफल देखना चाहते हैं। अगर बच्चा शांति से यह समझ जाए तो वह दूसरा करियर क्यों चुनना चाहता है, तो माता पिता उसकी बात सुनेंगे और कोई तनाव पैदा नहीं होगा, क्योंकि बच्चे के करियर के बारे में माता पिता और बच्चे दोनों का लक्ष्य एक ही है, सफलता। नंबर 5, पारिवारिक जिम्मेदारी। अगर मैंने 5 साल पहले नौकरी बदली होती तो अच्छा रहता, परंतु अब मेरे पास परिवार है और इसलिए मैं अब कुछ नहीं कर सकता। यह नज़रिया भी आपकी इच्छाओं की हत्या करने का हथियार है। इन हत्या के हथियारों को फेंक दें। याद रखें, पूरी शक्ति हासिल करने का इकलौता तरीका पूरी ताकत से लक्ष्य की तरफ बढ़े चलने का एकमात्र उपाय यही है कि आप जो करना चाहते हैं वही करें। इच्छा के सामने समर्पण कर दें और बदले में आपको ऊर्जा, उत्साह, मानसिक स्फूर्ति और बेहद सेहत भी मिलेगी। और इच्छा के सामने समर्पण करने से
करने की कोई उम्र नहीं होती। ज़्यादा लोग सप्ताह में 40 घंटे से भी ज़्यादा समय तक काम करते हैं, परंतु आपने कभी नहीं सुना होगा कि उन्होंने ज़्यादा काम की शिकायत की हो। सफल लोगों का ध्यान लक्ष्य पर होता है और इसी से उन्हें ऊर्जा इससे हमें यह शिक्षा मिलती है, जब आप एक इच्छित लक्ष्य बना लेते हैं और उस लक्ष्य की तरफ बढ़ने का संकल्प करते हैं तो आपकी ऊर्जा बढ़कर कई गुना हो जाती है। कई लोग, सैकड़ों लोग अपना लक्ष्य बनाकर और उस लक्ष्य को हासिल करने में जी जान से जुटकर नई ऊर्जा हासिल कर सकते हैं। लक्ष्यों से बोरियत दूर होती है। लक्ष्यों से कई लंबी दूरियां भी दूर हो जाती हैं। हम लक्ष्यों की शक्ति में थोड़ा गहराई तक जाएं। जब आप अपनी इच्छाओं के आगे समर्पण करते हैं, जब आप अपने दिमाग पर लक्ष्य को हावी हो जाने देते हैं, तो आप में शारीरिक शक्ति, ऊर्जा और उत्साह का संचार होता है, जिससे आप उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। परंतु आपको कुछ और भी मिलता है जो इतना ही बहुमूल्य है। आपको स्वचालित या ऑटोमेटिक योजना मिलती है जो आपको सीधे लक्ष्य तक ले जाती है। गहराई से तय किए गए लक्ष्य के साथ सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यह आपको अपने तक पहुंचने की राह पर बनाए रखता है। इसमें कोई रहस्य नहीं है। दरअसल होता यह है, जब आप अपने लक्ष्य के आगे समर्पण कर देते हैं तो लक्ष्य आपके अवचेतन मस्तिष्क में जाकर बैठ जाता है। आपका अवचेतन मस्तिष्क हमेशा संतुलन में रहता है। हो सकता है कि आपका चेतन मस्तिष्क संतुलन में ना हो। आपका चेतन मस्तिष्क तभी संतुलन में रहता है जब यह वही करता है जो आपका अवचेतन मस्तिष्क सोच रहा है। अवचेतन मस्तिष्क के पूरे सहयोग के बिना कोई भी व्यक्ति झिझकेगा, दुविधा में होगा, अनिर्णय की स्थिति में होगा। अब जबकि आपका लक्ष्य आपके अवचेतन मस्तिष्क में गहरे बैठ गया है, तो आप अपने आप ही सही तरीके से काम करने लगते हैं। चेतन मस्तिष्क अब स्पष्ट सीधा चिंतन कर सकता है। मैं आपको 2 काल्पनिक व्यक्तियों का उदाहरण देकर इस बात को समझाना चाहता हूँ। शायद इसमें आपको अपने आसपास के कई लोगों की झलक दिखाई दे। हम उन्हें टॉम और जैक का नाम देंगे। यह दोनों बाकी सभी बातों में लगभग समान है। दोनों में एक ही चीज़ अंतर है। टॉम का एक निश्चित लक्ष्य है, जैक का नहीं है। टॉम जानता है कि वह क्या बनना चाहता है। वह 10 साल बाद खुद को कॉरपोरेशन के वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठा देख रहा है। चूंकि टॉम ने अपने लक्ष्य के आगे समर्पण कर दिया है, इसलिए उसके अवचेतन मस्तिष्क से उसका लक्ष्य उसे संकेत करता है, यह करो या यह मत करो। इससे तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। लक्ष्य लगातार बोलता रहता है, मैं ही वह इमेज हूँ जिसे तुम्हें हकीकत बनाना है। तुम्हें मुझे हकीकत बनाने के लिए यह करना चाहिए। टॉम के पास लक्ष्य था, इसलिए वह इधर उधर की बातों में नहीं उलझा। लक्ष्य ने उसे सारे कामों में सही रास्ता दिखाया। जब टॉम कोई सूट खरीदता था तो उसका लक्ष्य उसे बताता था कि उसे कौन सा सूट चुनना चाहिए। लक्ष्य ही टॉम को बताता था कि उसे अगली नौकरी किस तरह की चुनना चाहिए, बिजनेस मीटिंग में क्या कहना चाहिए, विवाद की स्थिति में क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए और किस तरह के सिद्धांतों पर चलना चाहिए। अगर टॉम अपने लक्ष्य से जरा भी इधर उधर भटकता तो उसके अवचेतन मस्तिष्क में फिट स्वचालित यंत्र सक्रिय हो जाता था और उसे चेतावनी दे देता था कि वह भटक गया है और उसे बताता था कि सही राह पर आने के लिए उसे क्या कदम उठाने होंगे। टॉम के लक्ष्य ने उसे अपनी नौकरी के वातावरण के प्रति बेहद संवेदनशील बना दिया था। दूसरी तरफ जैक के पास कोई लक्ष्य नहीं था, इसलिए उसके पास मार्गदर्शन देने वाले स्वचालित यंत्र का अभाव था। वह जल्दी ही दुविधा में पड़ जाता था। उसके काम बिना नीतियों के होते थे। वह हिचकता था, कभी इधर कभी उधर जाता था। वह सोचता था कि उसे इस हालत में क्या करना चाहिए। चूंकि उसके पास लक्ष्य को हासिल करने की लगन नहीं थी, इसलिए जैक औसत जिंदगी की आसान राह पर लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। क्या मैं आपसे ऊपर लिखे खंड को दोबारा पढ़ने का आग्रह कर सकता हूँ? ऐसा अभी करें। इस अवधारणा को अपने दिमाग में बैठ जाने दें। लोगों के जीवन का
अध्ययन करें। यह देखें कि उन सभी ने अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण कर दिया था। देखें कि किस तरह किसी बेहद सफल व्यक्ति की जिंदगी उसके लक्ष्य के चारों तरफ घूमती है। लक्ष्य के सामने समर्पण करें, सचमुच समर्पण करें, उसे अपने दिमाग पर हावी हो जाने दें और तब लक्ष्य आपको वह स्वचालित मार्गदर्शन प्रदान करेगा जो आपको लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक होगा। हम लोगों के साथ अक्सर होता है कि किसी शनिवार की सुबह जब हम सोकर उठते हैं तो हमारे पास कोई योजना नहीं होती। हम नहीं जानते कि हमें उस दिन क्या करना है। इस तरह के दिनों में हम लगभग कुछ हासिल नहीं कर पाते। हम दिन को यूं ही गुजार देते हैं और जब दिन खत्म हो जाता है तो खुश होते हैं, परंतु जब हम किसी दिन को योजना के साथ शुरू करते हैं तो हमारे काम फटाफट हो जाते हैं। यह आम अनुभव एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। किसी काम में सफलता हासिल करने के लिए हमें उस काम की योजना बनाना चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले वैज्ञानिकों को परमाणु की प्रबल शक्ति का आभास था, परंतु वे यह नहीं जानते थे कि परमाणु को किस तरह विखंडित किया जाए ताकि इसकी प्रबल शक्ति का विस्फोट हो। जब अमेरिका युद्ध में उतरा तो भविष्यदर्शी वैज्ञानिकों ने परमाणु बम की संभावित शक्ति को देखा। तत्काल एक योजना बनी जिसका सिर्फ एक लक्ष्य था, परमाणु बम बनाना। बाकी सब इतिहास है। कुछ ही सालों में लगन और मेहनत रंग लाई, परमाणु बम गिराए गए और युद्ध खत्म हो गया। परंतु अगर लक्ष्य हासिल करने की योजना नहीं बनाई होती तो परमाणु को विखंडित करने की प्रक्रिया शायद इतनी जल्दी नहीं हो पाती। शायद इसमें 1 दशक या इससे भी ज़्यादा का विलंब हुआ होता। अगर आपको काम है तो उसके लक्ष्य बना लें। हमारे उत्पादन का भट्ठा ही बैठ जाएगा अगर हम उत्पादन के टारगेट ना बनाएं। अपनी कंपनी के अफसर टारगेट डेट और उत्पादन की संख्या का लक्ष्य बनाते हैं। सेल्समैन तभी ज़्यादा सामान बेच पाते हैं जब उन्हें निश्चित संख्या में माल बेचने का लक्ष्य दिया जाता है। प्रोफेसर जानते हैं कि विद्यार्थी तभी अपने टर्म्स पेपर लिख पाते हैं जब उसके लिए डेडलाइन तय कर दी गई जाती है। तो अगर आप सफलता की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो लक्ष्य तय करें, डेडलाइन बनाएं। किस तारीख तक आप लक्ष्य हासिल करेंगे यह तय करें। अपने आप यह तय करें कि आप इतने समय में इतना हासिल करेंगे। आप केवल उतना ही हासिल कर सकते हैं जितना हासिल करने की आपने योजना बनाई है। ट्रोय लेन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के डॉक्टर जॉर्ज वर्क मानवीय दीर्घजीविता के विशेषज्ञ हैं। उनके अनुसार कई चीज़ों से यह तय होता है कि आप कितने समय तक जिएंगे। वजन, आनुवंशिकता, खान पान, मानसिक तनाव, व्यक्तिगत आदतें। परंतु डॉक्टर वर्क कहते हैं जल्दी मरने का सबसे आसान तरीका है रिटायर हो जाना और कुछ ना करना। हर इंसान को जिंदा रहने के लिए जीवन में रुचि लेना चाहिए। हम में से हर एक के पास विकल्प हैं। रिटायरमेंट हमारे लिए शुरुआत भी हो सकता है और अंत भी। कुछ मत करो, बस खाओ, सो और दिन काटो का रवैया रिटायरमेंट का खुद को तेजी से जहर दे दो वाला रास्ता है। जो लोग रिटायरमेंट को सक्रिय जीवन का अंत मानते हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों के जीवन का तत्काल बाद हो जाता है। क्योंकि अब जीवन का कोई लक्ष्य नहीं बचा है, जीने का कोई कारण नहीं बचा है, इसलिए ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। दूसरी तरफ रिटायर होने का बुद्धिमत्तापूर्ण रवैया है, मैं अब नए सिरे से शुरुआत करूँगा। मेरे बहुत अच्छे दोस्त ल्यू गार्डन ने रिटायर होने के इसी तरीके को चुना। ल्यू कुछ साल पहले अटलांटा के सबसे बड़े बैंक के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में रिटायर हुए थे, परंतु उन्होंने अपने रिटायरमेंट के दिनों को अपनी नई जिंदगी की शुरुआत माना था। उन्होंने खुद को बिजनेस सलाहकार के रूप में स्थापित किया और उनकी प्रगति आश्चर्यजनक है। अब वे 60 से 70 के बीच हैं। वे ढेर सारे ग्राहकों को सेवाएं देते हैं और वक्ता के रूप में उनकी देश भर में मांग है। उनकी एक योजना पी सिग्मा एप्सिलॉन नामक संस्था बनाने की थी जो प्रोफेशनल सेल्समैन और
सेल्स एग्जीक्यूटिव की संस्था हो। हर बार जब मैं देखता हूँ ल्यू की उम्र मुझे पहले से कम दिखती है। अभी भी अपनी आत्मा में वे 30 साल के जवान हैं। मैं ऐसे कुछ कम लोगों को जानता हूँ जो इतनी उम्र में जीवन से सुख की इतनी फसल काट रहे हैं जितना कि वह यह वरिष्ठ नागरिक जिसने रिटायरमेंट को जीवन का अंत नहीं माना। और ल्यू गार्डन की तरह के लोग बोरिंग बूढ़े अपने दुखों की दास्तान ही सुनाते रहें। लक्ष्य, प्रबल लक्ष्य किसी व्यक्ति को जिंदा रख सकते हैं, चाहे इसकी शारीरिक स्थिति कैसी भी हो। मिसेस डी मेरे कॉलेज के एक मित्र की मां थी। उन्हें तभी कैंसर हो गया था जब उनका पुत्र केवल 2 साल का था। इतना ही नहीं, बीमारी का पता चलने से 3 महीने पहले ही उनके पति की मृत्यु हो गई थी। उनके डॉक्टरों ने उन्हें कोई दिलासा नहीं दिया, परंतु मिसेस डी ने हार नहीं मानी। उनका संकल्प था कि वे अपने 2 साल के बच्चे को सफलतापूर्वक कॉलेज की पढ़ाई पूरी। अपने पति द्वारा छोड़ी गई छोटी सी किराए की दुकान चलाकर उन्होंने पढ़ाई के लिए पैसे जुटाना शुरू किए। उनके बहुत से ऑपरेशन हुए। हर बार डॉक्टर यही कहते थे, बस कुछ महीने और। कैंसर तो कभी ख़त्म नहीं हुआ, परंतु कुछ महीने खींचते चले गए और 20 साल बन गए। उन्होंने अपने जीवन को सफलतापूर्वक कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म करते और डिग्री लेते देखा। इसके 6 हफ्ते बाद वे चल बसी। लक्ष्य, प्रबल लालसा में इतनी शक्ति थी कि वो दशक तक लड़ती रही। लंबे जीवन के लिए लक्ष्यों का प्रयोग करें। दुनिया की कोई भी दवा और आपका डॉक्टर भी यह मानेगा जीवन को बढ़ाने में इतनी सक्षम नहीं होती जितनी कि कुछ करने की इच्छा होती है। वह व्यक्ति जो अधिकतम सफलता हासिल करने के लिए कृत संकल्प है, वह सिद्धांत सीख जाता है कि प्रगति एक समय में एक कदम चलने का नाम है। एक एक ईंट लगाकर ही घर बनता है। फुटबॉल के खेल में भी एक एक मैच करके ही विश्व कप जीता जाता है। कोई रिटायरमेंट स्टोर एक एक नए ग्राहक से ही बढ़ता है। हर महान सफलता छोटी छोटी सफलताओं की श्रृंखला होती है। एरिक सेवारीड जाने माने लेखक हैं। उन्होंने रीडर्स डाइजेस्ट अप्रैल 1957 में लिखा है कि उन्होंने जो सबसे बड़ी सलाह सीखी है वह है मील का सिद्धांत। यहाँ पर उनके लेख का कुछ हिस्सा दिया जा रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मैं और कई दूसरे लोगों को क्षतिग्रस्त हवाई जहाज से पैराशूट से छलांग लगाकर बर्मा भारत की सीमा के पहाड़ी जंगलों में कूदना पड़ा। इस बात की कोई थी कि अगले कुछ सप्ताहों तक हमारे बचाव के लिए कोई टीम वहां पहुंचती, और तब हमने भारत की तरफ एक दर्दनाक लंबी यात्रा शुरू की। हमें 140 मील का फैसला तय करना था। बीच में पहाड़ थे, अगस्त की गर्मी थी और मानसून की बारिश थी। सफ़र के पहले ही घंटे में एक कील 1 फुट गहरी धंस गई। शाम तक मेरे दोनों पैरों में सिक्कों के आकार के छल्ले हो गए। क्या मैं 140 मील तक लड़खड़ाते हुए चल सकता था? क्या दूसरे लोग इतनी दूर तक चल पाएंगे? जबकि उनमें से कई की हालत तो मुझसे भी बदतर थी। हम लोगों को यह विश्वास था कि हम ऐसा नहीं कर सकते, परंतु हम अगली चोटी तक तो पहुंच ही सकते थे। हम रात गुजारने के लिए अगले गांव तक तो पहुंच ही सकते थे। तो हमारा लक्ष्य एक दिन में बस इतना ही करना तो था। जब मैंने नौकरी छोड़ी और 2.5 लाख शब्दों की एक पुस्तक लिखने का फैसला किया, तो मैंने पूरी योजना के बारे में एक साथ नहीं सोचा। अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं वह महत्वाकांक्षी पुस्तक कभी पूरा नहीं कर पाया होता। मैंने केवल अगले पैराग्राफ के बारे में विचार किया, अगले पेज के बारे में नहीं, और अगले अध्याय के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। इस तरह पिछले 6 महीनों से मैंने कुछ नहीं किया, केवल एक पैराग्राफ के बाद दूसरा पैराग्राफ लिखता रहा और पुस्तक अपने आप तैयार हो गई। वर्षों पहले मैंने हर रोज़ लिखने और ब्रॉडकास्टिंग का काम अपने हाथ में लिया, जो आज 2000 पांडुलिपियों से ज़्यादा हो चुका है। अगर तब किसी ने मुझसे एक साथ 2000 पांडुलिपियों को लिखने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया होता
तो मैं इतने बड़े काम को करने में अपनी असमर्थता व्यस्त कर देता। परंतु मुझे सिर्फ एक पांडुलिपि लिखने के लिए कहा गया, इसके बाद फिर एक, और मैंने हमेशा यही किया। अगले मील का सिद्धांत एरिक सेवारीड के लिए काम कर गया और यह आपके लिए भी काम करेगा। कदम दर कदम का तरीका किसी भी लक्ष्य को हासिल करने का महत्वपूर्ण तरीका है। धूम्रपान छोड़ने का सर्वश्रेष्ठ फॉर्मूला जिसने मेरे कई दोस्तों की सिगरेट छुड़वा दी है, वह अगले घंटे का फॉर्मूला है। अंतिम लक्ष्य तक पहली बार में पहुंचने के बजाय, यानी कभी धूम्रपान न करने का संकल्प ले लेना उतना कारगर नहीं होता जितना कि अगले घंटे सिगरेट न पीने का संकल्प। जब घंटा खत्म होता है तो धूम्रपान करने वाला अपने संकल्प को एक और घंटे के लिए बढ़ा देता है। फिर जब इच्छा कम होती जाती है तो इस समय को 2 घंटे रखा जा सकता है और इसके बाद एक दिन अंत से हासिल हो जाता है। वह व्यक्ति जो एक कदम इस आदत को छोड़ना चाहता है, वह इसलिए असफल होता है क्योंकि इसमें असहनीय मनोवैज्ञानिक वेदना होती है। सिगरेट के बिना 1 घंटे रहना आसान है, सिगरेट के बिना जिंदगी भर रहना कठिन है। किसी भी लक्ष्य को हासिल करने में कदम दर कदम चलने के तरीके की जरूरत होती है। जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए हर काम, चाहे वह कितना भी छोटा नजर आता हो, आगे बढ़ने का एक मौका देता है। एक समय में सामान बेचकर ही सेल्समैन मैनेजमेंट की जिम्मेदारी उठाने काबिल समझा जाता है। उपदेश के लिए हर प्रवचन, प्रोफेसर के लिए हर लेक्चर, मनोवैज्ञानिक के लिए हर प्रयोग, बिजनेसमैन के लिए हर मीटिंग महान लक्ष्य की तरफ एक कदम आगे बढ़ाने का। कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई अचानक सफल हो गया है, परंतु अगर आप ऐसे लोगों के इतिहास को देखेंगे तो अचानक चोटी पर पहुंचते दिखे हों, आप पाएंगे कि उन्होंने पहले काफ़ी ज़मीनी तैयारी की थी। और जो तथाकथित सफल हो लोग अपनी प्रसिद्धि को जल्दी ही गंवा देते हैं, वे दरअसल ऐसे नकली लोग होते हैं जिनकी नींव कमज़ोर होती है। जिस तरह कोई सुंदर इमारत पत्थर के टुकड़ों से बनती है, उसी तरह सफल जिंदगी हमारे छोटे छोटे काम होती है। यह करें, चाहे आपको अपना अगला काम कितना ही महत्वहीन लगे, परंतु चूंकि यह सही दिशा में एक कदम है, इसलिए इस काम में को पूरा करके अपने अंतिम लक्ष्य की तरफ बढ़े चलें। इस प्रश्न को याद कर लें और अपने हर काम के मूल्यांकन में इसकी मदद लें। क्या यह मुझे वहाँ ले जाएगा जहाँ मैं पहुँचना चाहता हूँ? अगर जवाब ना में है तो पीछे हट जाएं। अगर जवाब हाँ में है तो बेधड़क आगे बढ़ जाएं। यह स्पष्ट, हम सफलता कोई बड़ी छलांग नहीं लगाते, हम वहाँ एक समय में एक एक कदम बढ़ाकर पहुँचते हैं। सफल उपलब्धि के लिए मासिक कोटा निर्धारित करना एक उत्तम नीति है। अपना मूल्यांकन स्वयं करें। यह तय करें कि अपने आप को ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। नीचे दिए गए फॉर्म का प्रयोग मार्गदर्शक के रूप में करें। हर महत्वपूर्ण शीर्षक के अंतर्गत वह काम लिख लें जो आप अगले 30 दिनों में करना चाहते हैं। फिर जब 30 दिन का समय खत्म हो जाए तो अपनी प्रगति की जांच करें और एक नया 30 दिवसीय लक्ष्य बना लें। हमेशा छोटे छोटे काम करते रहें ताकि आप बड़े काम करने के लिए तैयार रहें। 30 दिवसीय सुधार मार्गदर्शिता। अभी और डैश के बीच मैं यह करूँगा। इन आदतों को छोड़ूंगा। सुझाव: नंबर 1, काम टालना। नंबर 2, नकारात्मक भाषा। नंबर 3, एक दिन में 1 घंटे से ज़्यादा टीवी देखना। नंबर 4, गपशप। इन आदतों को डालूंगा। सुझाव: नंबर 1, अपने हुलिये का हर सुबह कड़ा मूल्यांकन करें। नंबर 2, रात को सोते समय अगले दिन की योजना बनाएं। नंबर 3, हर समय मौके पर लोगों की तारीफ करें। इन तरीकों से अपने बॉस की नज़रों में अपना मूल्यांकन बढ़ाएं। सुझाव: नंबर 1, अपने अधीनस्थों को विकसित करने में सहयोग दें। नंबर 2, अपनी कंपनी के बारे में, इनके काम के बारे में और
इसके ग्राहकों के बारे में ज़्यादा जानें। नंबर 3, अपनी कंपनी को अधिक प्रभावी बनाने के लिए 3 स्पष्ट सुझाव दें। डी, अपने घर पर मैं अपना मूल्य इस तरह बढ़ाऊंगा। सुझाव नंबर 1, अपनी पत्नी के छोटे छोटे कामों की तारीफ करूंगा जिन्हें मैं अब तक अनदेखा किया करता था। नंबर 2, सप्ताह में एक बार अपने पूरे परिवार के लिए कुछ खास करूंगा। नंबर 3, अपने परिवार को हर दिन 1 घंटे का अविभाजित समय दूंगा। नंबर ई, इन तरीकों से अपने दिमाग को पैना करूंगा। सुझाव नंबर 1, अपने क्षेत्र की व्यावसायिक पत्रिकाओं को पढ़ने में हर हफ्ते 2 घंटे समय दूंगा। नंबर 2, आत्म सुधार की एक पुस्तक पढ़ूंगा। नंबर 3, 4 नए दोस्त बनाऊंगा। नंबर 4, चुपचाप एकांत में बैठकर 30 मिनट रोज चिंतन करूंगा। अगली बार जब आप किसी सभ्य व्यक्ति, संस्कारवान व्यक्ति, अपने वक्ता, आकर्षक तरीके से तैयार व्यक्ति, प्रभावी व्यक्ति को देखें तो खुद को याद दिलाएं कि वह इस तरह से पैदा नहीं हुआ था। उसने इस तरह बनने के लिए हर दिन कोशिश की होगी, लगातार कोशिश की होगी। नई अच्छी आदतें डालना और पुरानी आदतों को छोड़ना हर दिन की कोशिश का हिस्सा है। अभी हाल अपनी 30 दिवसीय सुधार मार्गदर्शिका तैयार करें। अक्सर मैं जब लक्ष्य निर्धारित करने की बात करता हूँ तो कोई ना कोई इस तरह की बात कहता है। मैं जानता हूँ कि लक्ष्य की तरफ काम करना महत्वपूर्ण है, परंतु अक्सर ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनसे मेरी योजना गड़बड़ा जाती है। यह सच है कि कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो आपके लक्ष्य की राह में बाधा खड़ी कर देती हैं। जैसे आपके परिवार में कोई गंभीर बीमारी जाए, आप जिस नौकरी की कोशिश कर रहे हो वह पद ही समाप्त हो जाए या आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए। तो हम इस विचार को अपने दिमाग में गहरे बिठा लें, वैकल्पिक रास्ते तैयार रखें। अगर आप किसी सड़क पर जा रहे हैं जिसमें रास्ता बंद है का बोर्ड दिखाई देता है तो आप वहीं पर डेरा नहीं डाल देते, न ही आप घर वापस लौट जाते हैं। वह रास्ता बंद है, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप उस रास्ते से अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसी दूसरे रास्ते से जाना होगा। यह देखें कि सेना के अधिकारी किस तरह योजना बनाते हैं। जब वे अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए मास्टर प्लान बनाते हैं तो वैकल्पिक योजनाएं भी बनाते हैं। अगर कोई अप्रत्याशित घटना हो जाती है जिससे प्लान ए सफल नहीं हो सकता तो वे प्लान बी पर काम करने लगते हैं। आप हवाई जहाज़ में जब भी आराम से बैठे रहते हैं तब कि वह हवाई अड्डा पास हो जहां आपना है, लेकिन वहां हवाई जहाज़ उतरना फिलहाल संभव नहीं है। आप घबराते नहीं हैं क्योंकि आप जानते हैं कि हवाई जहाज़ चलाने वाले के पास उतरने के वैकल्पिक जगह है और पर्याप्त रिजर्व ईंधन है। वह व्यक्ति दुर्लभ ही होगा जिसने बहुत बड़ी सफलता पाई हो और अपने जीवन में उसने कभी वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल ना किया हो। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करके सफलता पाई है। जब आप वैकल्पिक रास्ते पर चलते हैं तो आप अपने लक्ष्य नहीं बदलते, आप सिर्फ अपने रास्ते बदलते हैं। आपने कई लोगों को यह कहते सुना होगा, काश मैंने वह स्टॉक इस समय खरीदा होता, आज मेरे पास ढेर सारा पैसा होता। आमतौर पर लोग स्टॉक या ब्रांड या रियल एस्टेट या किसी दूसरे किस्म की जायदाद में निवेश करने के बारे में सोचते हैं, परंतु सबसे बड़ा और सबसे लाभदायक निवेश खुद में निवेश करना होता है। ऐसी चीज़ें खरीदना जिनसे आदमी मानसिक योग्यता और शक्ति बढ़े। प्रगतिशील कंपनियां जानती हैं कि आज से 5 साल बाद वे कितनी मजबूत होंगी। यह उन आने वाले 5 सालों में तय नहीं होगा बल्कि अभी तय होगा और इस बात से तय होगा कि वे इस साल उस योजना में कितना निवेश कर रही हैं। लाभ केवल एक ही स्रोत से आते हैं, निवेश। यह हम सबके लिए एक सबक है। लाभ के लिए आगे आने वाले सालों में औसत आमदनी से ज़्यादा हासिल करने के लिए हमें खुद में निवेश करना चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए निवेश करना चाहिए। यहाँ 2 दृढ़ आत्मनिवेश तकनीकें दी जा रही हैं जो आपके लक्ष्य को सुधारने में आपके बहुत काम आएंगी। नंबर 1, शिक्षा में निवेश करें। खुद में
निवेश करते समय सच्ची शिक्षा में निवेश करना सबसे अच्छा निवेश होता है, परंतु इससे पहले हम यह सुनिश्चित कर लें कि वास्तव में शिक्षा से हमारा आशय क्या है। कई लोगों की नज़र में शिक्षा का मतलब स्कूल या कॉलेज में बिताए गए साल, हासिल की गई डिग्री, प्रमाण पत्र या डिप्लोमा होते हैं, परंतु शिक्षा के संबंध में मात्रा या संख्या की इस शैली से जरूरी नहीं है कि आप सफल व्यक्ति बन जाएं। जनरल इलेक्ट्रिक के चेयरमैन रॉल्फ जे कॉर्डनर ने शिक्षा के बारे में चोटी के बिजनेस मैनेजमेंट के दृष्टिकोण को इन शब्दों में व्यक्त किया: हमारे से बेहतरीन प्रेसिडेंट मिस्टर विल्सन और मिस्टर कॉफिन कभी कॉलेज में नहीं पढ़े। हालांकि हमारे कई वर्तमान अफसर पीएचडी हैं, परंतु 41 में से एक 12 के पास कोई कॉलेज डिग्री नहीं है। हम योग्यता में विश्वास करते हैं, डिप्लोमा में नहीं। डिप्लोमा या डिग्री से आपको नौकरी ढूंढने में मदद तो मिल सकती है, परंतु उस नौकरी में आपकी प्रगति की कोई गारंटी नहीं मिल सकती। बिजनेस में महत्व योग्यता का होता है, डिप्लोमा का नहीं। कई और लोगों के लिए शिक्षा का मतलब ढेर सारी जानकारी होता है जिसे दिमाग में भरा जाता है, परंतु यह तथ्यों को सीखने वाली शिक्षा की शैली आपको वहां नहीं ले जाएगी जहां आप पहुंचना चाहते हैं। हम गोदाम में भरी जानकारी के लिए पुस्तकों, फाइलों और मशीनों पर निर्भर होने जा रहे हैं। अगर हम उतना ही कर सकते हैं जितना कि कोई मशीन, तो हमारा अस्तित्व सचमुच खतरे में है। इस सच्ची शिक्षा में निवेश करना चाहिए, वह है आपके दिमाग को विकसित करने वाली शिक्षा। कोई व्यक्ति कितना सुशिक्षित है, यह इस बात से पता चलता है कि उसका दिमाग कितनी अच्छी तरह विकसित है। संक्षेप में, वह कितनी अच्छी तरह सोचता है। जो भी चीज़ सोचने की योग्यता को सुधारती है, शिक्षा है, और आप कई तरीकों से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ज़्यादातर लोगों के लिए शिक्षा के सर्वाधिक प्रभावी स्रोत करीबी कॉलेज और यूनिवर्सिटी होते हैं। शिक्षा उनका बिजनेस है। अगर आप काफ़ी समय से कॉलेज में न घुसे हों तो आपको वहां जाने पर हैरानी होगी। आपको यह जानकर खुशी वहां बहुत सारे कोर्स मौजूद हैं। आपको यह जानकर भी खुशी होगी कि आप नौकरी के बाद भी कॉलेज जा सकते हैं, और वहां पर जो विद्यार्थी आते हैं वो मंदबुद्धि नहीं होते, बल्कि कई तो सचमुच प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं, जिनमें से कई बहुत जिम्मेदारी के पर्दों पर काम करते हैं। मैंने हाल ही में 25 लोगों की एक इवनिंग क्लास ली थी, जिसमें एक विद्यार्थी 12 स्टोर्स की रिटेल चेन का मालिक था, नेशनल फूड चेन के 2 खरीदार थे, 4 ग्रेजुएट इंजीनियर थे, एक एयर कोर्स कर्नल था और कई अच्छे स्टेट्स के लोग थे। आजकल कई लोग शाम के कॉलेजों में पढ़कर अपनी डिग्रियां हासिल करते हैं, परंतु डिग्री जो आखिर केवल एक कागज़ का टुकड़ा है, उनकी मुख्य प्रेरणा नहीं है। वे कॉलेज इसलिए जाते हैं ताकि वे अपने दिमाग का विकास कर सके, क्योंकि उनका भविष्य इसी से सुधरेगा। वही सच्चा निवेश है जो आपके भविष्य को सुधारने में किया जाता है। और इस बारे में कोई गलतफहमी ना पालें, शिक्षा एक असली सौदा है। 75 से $150 के निवेश से आप 1 साल तक हर सप्ताह 1 रात कॉलेज जा सकते हैं। अपनी सालाना आमदनी के हिसाब से इसका प्रतिशत निकालें और खुद से पूछें, क्या मेरा भविष्य इस काबिल भी नहीं है कि मैं इसके लिए एक छोटा सा निवेश कर सकूं? क्यों ना इस निवेश को करने का फैसला अभी हाल कर लें। कॉलेज में फ़ोन करें, जिंदगी भर हर सप्ताह 1 रात। यह आपको प्रगतिशील युवा चौकस बनाए रखेगा। यह आपको आपकी रुचियों के क्षेत्रों से जोड़े रखेगा। यह आपको ऐसे लोगों से भी जोड़े रखेगा जो आप ही की तरह सफलता के रास्ते पर चल रहे हैं। नंबर 2, विचारदाताओं में निवेश करें। शिक्षा आपके मस्तिष्क को ढालने में मदद करती है, नई परिस्थितियों का प्रशिक्षण देती है और समस्याएं सुलझाने में आपकी मदद करती है। विचारदाता यानी जो विचार देता है वह भी इससे मिलता जुलता काम करता है। विचारदाता आपके मस्तिष्क का पोषण करते हैं, आपको सोचने के लिए रचनात्मक सामग्री देते हैं। सर्वश्रेष्ठ विचारदाता कौन है? वैसे तो कई हैं, परंतु
अच्छी गुणवत्ता की सामग्री की सतत आपूर्ति के लिए आप ऐसा करें। हर महीने एक प्रेरणादायक पुस्तक खरीदने का संकल्प करें और 2 विचार प्रदान पत्रिकाओं के संग्रह बन जाएं। इस तरह बहुत ही कम पैसे और समय में आप सर्वश्रेष्ठ चिंतकों और विचारकों के संपर्क में आ जाएंगे। एक दिन लंच पर मैंने एक व्यक्ति को यह कहते सुना, परंतु इसकी कीमत $20 प्रति वर्ष है। मैं वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ने की इतनी कीमत नहीं दे सकता। उसके साथी ने, जो सफलता के लक्ष्य का पीछा कर रहा था, जवाब दिया, मैंने पाया है कि मैं वॉल स्ट्रीट जर्नल न पढ़ने की कीमत नहीं चुका सकता। तो आप सफल लोगों से सीखें, अपने आप में निवेश करें। आइए काम में जुटें। अब एक बार सारांश में यह देखें कि हम इन सफलता के सिद्धांतों को किस तरह काम में ला सकते हैं। नंबर 1, पहले इस बात की साफ तस्वीर बना लें कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं। आज से 10 साल बाद आप कैसे होना चाहोगे, इस बात की कल्पना कर लें। नंबर 2, अपने 10 साल के प्लान लें। आपका जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि इसे किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। आप अपने काम धंधे, अपने घर और अपने सामाजिक खंडों में जो हासिल करना चाहते हो उसे कागज पर लिख लें। नंबर 3, अपनी इच्छाओं के आगे समर्पण करें। करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करें। काम करने के लिए लक्ष्य तय करें का असली आनंद लें। नंबर 4, अपने प्रमुख लक्ष्य को ऑटोमेटिक पायलट बनने दें। जब आपका लक्ष्य आप पर हावी हो जाएगा तो आप पाएंगे कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सही फैसले कर रहे हैं। नंबर 5, अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए एक बार में एक कदम बढ़ाएं। आप जो भी काम करें, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना दिखे, उसे अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम मानें। नंबर 6, 30 दिनों के लक्ष्य बनाते रहें। प्रतिदिन के प्रयास का परिणाम अच्छा होता है। नंबर 7, वैकल्पिक रास्ते तय करें। वैकल्पिक रास्ते का मतलब सिर्फ दूसरा रास्ता चुनना होता है। इसका यह मतलब नहीं होता कि आपने अपने लक्ष्य को बदलना है, आपने तो सिर्फ अपना रास्ता बदलना है। नंबर 8, अपने आप में निवेश करें। ऐसी चीज़ें खरीदें जिनसे आपकी मानसिक योग्यता और शक्ति बढ़े। शिक्षा में निवेश करें, विचारशील सामग्री में निवेश करें।